और बिहार में एक तरफ पीएम मोदी आ रहे हैं। बिहार में पीएम मोदी बिहार वासियों को कई सौगातें देंगे, रेल परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, कई नई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की भी बैठक बुलाई गई है। महागठबंधन की बैठक में क्या एजेंडा होगा, कौन कौन शामिल होंगे, ये तमाम चीजें जानने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ से भी कवायद शुरू कर दी गई है और पीएम मोदी के दौरे के दिन ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मधुबनी पहुंच रहे हैं और बिहार की जनता को कई सौगातों का ऐलान करेंगे। उसी दरमियान, उसी वक्त, उसी सेम टाइमिंग पे महागठबंधन की बैठक भी बुलाई गई है और चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पटना से हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, एक तरफ पीएम मोदी की रैली, उनकी जनसभा मधुबनी में, दूसरी तरफ महागठबंधन की बैठक, क्या कुछ एजेंडा है और कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय के दौरे पर बिहार में है। बता दें कि बिहार में कई योजनाओं को सौगात जहां देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये पहली बैठक होगी। बता दें कि यह बैठक जो है वो कांग्रेस कार्यालय में बुलाई गई है। पिछले बैठक जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का जब अध्यक्ष चुना जा रहा था, उस समय बैठक तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के कार्यालय में बुलाया गया था। बैठक में कई बड़े निर्णय भी लिए गए थे। लेकिन आज जो बैठक है, बैठक वो सदाकत आश्रम में होगी, कांग्रेस के कार्यालय में। और तेजस्वी यादव के साथ जो 13 जो सदस्य हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सदस्य हैं, उन लोग वहां पे मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ जो बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राजेश राम, और इसके साथ साथ जो बिहार प्रभारी जो कृष्णा लबरू, वो भी मौजूद रहेंगे। बता दें कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है और बैठक में कई जो निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो अब चुनाव में कम ही समय बच गया है, तो चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ पशुपति पारस को लेकर बता दें कि बीते दिनों जब पशुपति पारस ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। उस समय उन्होंने कहा था ऐसे कि अब हमको एनडीए से कोई नाता नहीं है, आने वाले समय में हम तय करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी कि आगे क्या करना है, किसी के साथ गठबंधन में जाना है या फिर जो है अकेले चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में जब कल तेजस्वी यादव से पशुपति पारस को लेकर जब सवाल किया गया तो बोला कि जो भी गठबंधन में जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। ऐसे में आज वो भी, उस पर भी चर्चा जरूर होगी, क्योंकि अभी जो इंडिया गठबंधन में जो बिहार में जो महागठबंधन जो कहा जाता है, उसमें कई जो दल शामिल है। सीपीआई के तीनों दल है जो शामिल है। इसके साथ साथ वीआईपी है, इसके साथ साथ जो आरजेडी होगी, कांग्रेस हो गया, और इसके साथ जो कई जो दल हैं, कई दल शामिल हैं, छोटे मोटे जो कई दल शामिल है। तो ऐसे में पशुपति पारस अगर आते हैं तो पशुपति पारस के कितने सीटों पर दावेदारी रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव के बाद ये पहली बार बैठक की जा रही है। बैठक में कई बड़े निर्णय जो हैं लिए जा सकते हैं। 1 बजे कांग्रेस के जो कार्यालय सदाकत आश्रम, वहां पे यह बैठक होगी। जी बिल्कुल विवेक, और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हो गई होगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, सीटों का बंटवारा है और सीटों का बंटवारा जैसा कि आप बता रहे हैं, पशुपति पारस हैं, वीआईपी है, वीआईपी को बीच में एनडीए की तरफ से भी ऑफर मिला है। ऐसे में लगता है इन तमाम चीजों पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। बिल्कुल जरूर चर्चा होगी। पिछले दिनों जब मुकेश सहनी जो 60 सीटों का जो डिमांड कर रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि हमको डिप्टी सीएम चाहिए, मेरे छोटे भाई तेजस्वी यादव जो है सीएम बनेंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे और बिहार में 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस जो है वो उनका झुकाव लालू यादव की ओर हो रहा है। बता दें कि जब नए नववर्ष की जब शुरुआत हुई थी, जब खरमास खत्म हुआ था, दही चूड़ा का भोज था, उस समय लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ पशुपति पारस के घर पहुंचते हैं और शामिल होते हैं। उसी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि जो पशुपति पारस है वो आरजेडी की ओर जाएंगे, यानी कि आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर जो है अपनी पार्टी को मर्ज आरजेडी के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे में अब तो यह क्लियर हो गया कि वो अपनी पार्टी को मर्ज करने वाले नहीं है, लेकिन गठबंधन जो है, गठबंधन आरजेडी के साथ
जरूर होगी, लेकिन आज उस पे भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर भी चर्चा होगी कि अगर बिहार 2020 का विधानसभा चुनाव अगर देखा जाए परिणाम, तो उस समय जब महागठबंधन बना था तो उस समय जो कांग्रेस को 70 सीट दी गई थी, तो कांग्रेस 70 में से 19 सीट जीता था। और इसके साथ साथ जो सीपीआई और सीपीआई एम और सीपीआई जो एम है उसका जो कई जो लोग हैं वो कम जितनी सीट मिला था, मतलब 1 से 2 सीट वो लोग चुनाव हारे थे, बाकी 16 से 17 सीट जो है उन लोग जीते थे। कह सकते हैं कि उन लोग का जो जनाधार है, उस जनाधार के आधार पर जरूर वो लोग सीट का डिमांड करेंगे। वो लोग 50 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। बीते दिनों जब लोकसभा चुनाव हुई, लोकसभा चुनाव के समय भी 3 सीट दिया गया था, 3 सीट में से 2 सीट उन्होंने निकाला था। तो कह सकते हैं कि बिहार में जनाधार जिस तरीके से सीपीआई और वाम दल का जो बढ़ा है, और ऐसे में उन लोगों का डिमांड जरूर रहेगा। 30 से 40 सीट तो जरूर डिमांड रहेगी। उसके साथ साथ जो मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी का देखना होगा कितना सीट डिमांड होता है। और बिहार में और विवेक, इसके साथ साथ पीएम मोदी का जिस दिन दौरा है, जिस दिन रैली है, उसी दिन ये बैठक बुलाई गई है, यानी पीएम की रैली पर भी नजर रहेगी और वहां से एक रिएक्शन देने के लिए मंच भी महागठबंधन को मिल जाएगा। शायद इसके पीछे वजह भी यही होगी। बिल्कुल, जहां पहलगांव में जो आतंकी हमले हुए उसको लेकर जहां आरजेडी तो चुप्पी साधी हुई है, सरकार के पक्ष में आरजेडी कर रही है, इसके साथ साथ कांग्रेस भी है। तो चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महागठबंधन की तरफ से बैठक उसी दिन बुलाई गई है जिस दिन पीएम मोदी मधुबनी में रैली को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी के बयानों पर नजर रहेगी, उनके भाषण पर नजर रहेगी और महागठबंधन की तरफ से भी उसी के हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री